नमस्कार, आपका इस वीडियो में स्वागत है। एक सवाल जो अक्सर मुझसे पूछा जाता रहा है कि पंडित जी ये बताइए, मेरे पहले भाव में 2 ग्रह बैठे हुए हैं, शनि और गुरु बैठे हुए हैं, या मेरे 5वें भाव में राहु और मंगल बैठे हुए हैं। कुछ मामलों में तो किन्हीं की जन्म कुंडलियों में किसी हाउस में 1 से 2 से नहीं बल्कि 3 से भी ज्यादा ग्रह बैठे हुए मिलते हैं। कहीं कहीं पर तो हम 5 ग्रहों को एक ही हाउस में बैठा हुआ देखते हैं। तो इन 12 हाउसेस में 10-11 प्लैनेट्स को क्रम से घुमा घुमा करके अलग अलग तरीकों से 2-2 की जोड़ी में भी बैठाया जाए तो हजारों लाखों तरह के परम्यूटेशंस निर्मित हो जाते हैं। अगर ग्रहों को 3-3 करके साथ बैठाया जाए, जैसे सूर्य है, चंद्र है, केतु है, या चंद्रमा है, बृहस्पति है, शुक्र है, या मंगल है, शनि है, राहु है, और फिर अगर 4-4 करके साथ बैठाया जाए और 5-5 करके बैठाया जाए तो करोड़ों योग निर्मित हो जाते हैं। तो क्यों न हम इसे बिल्कुल 2 ग्रहों के साथ स्टार्ट करें और ये समझने की कोशिश करें कि जब भी कोई किसी भी तरह के 2 ग्रह साथ में बैठते हैं तो क्या फल मिलता है। तो आज के वीडियो की शुरुआत हम सूर्य और चंद्रमा से करेंगे। सूर्य उष्ण ग्रह है, क्रूर ग्रह है। चंद्रमा सौम्य ग्रह है और चंद्रमा कभी शुभ हो जाता है, कभी अशुभ हो जाता है। चंद्रमा जब पाप ग्रहों के साथ बैठा हो तो बुध की तरह ही ये अशुभ हो जाता है, और जब शुभ ग्रहों के साथ बैठा हुआ हो तो शुभ हो जाता है। अकेला चंद्रमा अशुभ ही होता है। जिस राशि में चंद्रमा बैठा है, अगर उस राशि में उसके साथ कोई भी और ग्रह नहीं बैठा है तो ऐसा चंद्रमा मुसीबत की जड़ होता है। अगर उस राशि के आगे की राशि और पीछे की राशि में भी कोई भी प्लेनेट नहीं बैठा हो तो मुसीबत और ज्यादा गहरी हो जाती है। कृष्ण पक्ष का चंद्रमा भी अशुभ ही होता है। अगर पाप भावों का स्वामी होकर के कहीं भी बैठा है तो अशुभ करता है, लेकिन शुभ भावों का स्वामी होकर के कहीं भी बैठता है तो कल्याण करता है। ये बेसिक नियम है। तो सूर्य और चंद्रमा के सामान्य अंतर के डिस्क्रिप्शन के बाद अब हम इन दोनों के योग से बनने वाले परिणामों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। इसे समझने के लिए एक चार्ट को लेना होगा। फॉर एग्जाम्पल हम इस जन्म कुंडली के चार्ट से समझेंगे। मान लीजिए सूर्य लग्न भाव में बैठा हुआ है और चंद्रमा भी इसी भाव में बैठा हुआ है, या फिर अगर सूर्य लग्न भाव में बैठा हुआ है लेकिन इस छोर पे बैठा हुआ है, या फिर बिल्कुल इस छोर पे बैठा हुआ है। अगर चंद्रमा 12वें भाव में हो करके भी सूर्य के साथ 12 डिग्री अंदर में है, या फिर मान लीजिए कि चंद्रमा दूसरे भाव में है और सूर्य लग्न में होते हुए भी उस छोर पे मौजूद है, जिसकी वजह से पुनः चंद्रमा सूर्य के साथ 12 डिग्री अंदर में है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? इस सिचुएशन में हमें बहुत सारे नुकसान देखने को मिलेंगे। पहली बात, जो नेटिव होगा, जो पुरुष होगा, उसका अपना कोई संबल होगा ही नहीं, अपना कोई पुरुषार्थ, अपना कोई ईगो, अपना कोई आत्मबल होगा ही नहीं। वह अपने जीवन में महिलाओं के अधीन हो सकता है। जब तक वह अनमैरिड रहेगा तब तक वह अपनी माँ के कहने में होगा। विवाह के बाद वह अपने जीवन साथी, अपनी पत्नी के अधीन हो सकता है। इस सिचुएशन में भी कि उसकी पत्नी उसके जितना बुद्धिमान नहीं है, ज्यादा कुशल वह पुरुष ही है, ज्यादा बुद्धिमान वह पुरुष ही है। तो ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि चंद्रमा सूर्य के नजदीक आ गया और नजदीक आने के कारण वो अस्त हो गया। अस्त चंद्रमा को अंग्रेजी में कंबस्ट मून कहते हैं, जब वह विद इन 12 डिग्रीज ऑफ सन होता है। इस योग के कुछ और भी नुकसान हैं। व्यक्तिगत रूप से पर्सनली जो सबसे बड़ा नुकसान है कि जातक का मनोबल छोटी छोटी बात पे टूट जाता है और वह अपने खोल में सिमट जाता है, अपने घर में बंद हो जाता है। उसे बाहर जाकर के लोगों से मिलने जुलने में संकोच का, झिझक का अनुभव होता है। वह सोचता है मैं जाऊंगा लोगों के बीच में, लोग क्या कहेंगे,
कहीं कोई कुछ डांट वाट तो नहीं देगा, कोई कुछ बुरा भला तो नहीं बोल देगा। इसलिए लोगों के बीच बोलने में भी उसे 50 बार सोचना पड़ता है और इस मनोबल की कमी के कारण वह लंबे समय तक कोई कदम उठा नहीं पाता है। तो ये तो कुछ पर्सनल लॉसेस थे। इसके अलावा उसके परिवार में जो महिला सदस्य हैं, जैसे माँ है, बहनें हैं या और कोई है, जैसे कि उसकी पुत्री हो सकती है। परिवार में जो कोई भी महिला सदस्य होंगे, महिला रिश्तेदार होंगे, उनकी वैवाहिक जीवन में शांति और सुख की कमी होगी। जैसे माता को बहुत जल्द पिता से बिछुड़ना पड़ सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि माता के पति पिता का निधन समय पे हुआ हो, लेकिन उसके बाद माता की आयु लंबी होने के कारण उनको काफी समय तक अपना जीवन अकेले काटना पड़ा हो। तो ऐसे नेटिव की जो सिस्टर्स भी होती हैं, जब उनका विवाह हो जाता है तो उनको अपने हस्बैंड्स के साथ, पतियों के साथ बसने में, जीवन बसाने में काफी देर लगती है, काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। और एक बार वो बस भी जाती हैं तो या तो पति से अनबन हो जाएगी, या फिर पति कुछ सालों के लिए बीच में भी छोड़ के चला जाएगा और फिर वापस आ जाएगा। तो जैसा कि आपने जन्म कुंडली में देखा, इस जन्म कुंडली के चार्ट में जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, तो सूर्य से चंद्रमा की जो दूरी है वो अगर थोड़ी ज्यादा भी है तो ये जो फल हैं फिर भी मिलेंगे, लेकिन कुछ कम होके मिलेंगे। जैसे मान लीजिए कि अभी सूर्य और चंद्रमा साथ साथ एक भाव में थे या आगे पीछे के भावों में थे, लेकिन नजदीक नजदीक थे। अब मान लीजिए कि वो एक दूसरे से 30 डिग्री दूर हैं, यानी कि पूरी पूरी एक राशि दूर हैं। किन्हीं मामलों में 2 राशि दूर हैं, तो भी जातक के अंदर मनोबल की कमी दिखेगी, लेकिन आत्मबल भी थोड़ा रहेगा। संकोच फिर भी थोड़ा रहेगा लोगों के बीच जाने आने में, लोगों के बीच अपनी बात रखने में, और वह महिलाओं के अधीन फिर भी रहेगा, लेकिन कुछ अपना वाला बल भी उसका आ जाएगा। कुछ अपने निर्णय भी वह लेने में कुशल हो जाएगा, कुछ अपनी बुद्धिमत्ता का भी उपयोग करने लगेगा। और सूर्य से चंद्रमा अगर 1, 2, 3 राशियों जितना दूर है, तो उसकी सिस्टर्स या उसकी मदर के जीवन में जो कठिनाइयां आ रही थी कि उनके अपने जीवन साथियों से जो दूरी हो रही थी, चाहे वो तलाक जैसे कारणों के कारण हो या बिछोह के कारण हो, मृत्यु के कारण हो, तो इसमें भी कमी देखने को मिलेगी। तो सारांश के रूप में हम आपको बता दें कि जो अस्त चंद्रमा होता है, यानी कि कॉम्बस्ट मून होता है, वो जातक को स्त्री वश बनाता है, यानी हैंडपैक्ड बनाता है। और इस दोष को दूर करने के लिए सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर के जल से उनकी पूजा करनी चाहिए, घृत का दीपक जलाना चाहिए, बिल्व पत्र चढ़ाना चाहिए, और नमः शिवाय मंत्र का 54 बार कम से कम जप कर लेना चाहिए, ज्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप मंत्रों का जप करते हैं तो वो करेंसी के रूप में आपके यूनिवर्सल बैंक में डिपॉजिट हो जाते हैं, जो आगे चल करके म्यूटेट हो जाते हैं, यानी कि कन्वर्ट हो जाते हैं इस दुनिया की करेंसी में, और आपका सौभाग्य, आपके लिए सुख, आपके लिए प्रोटेक्शन, आपके लिए स्वास्थ्य, आयु, धन, विद्या, बल, सुरक्षा, प्रतिष्ठा, कीर्ति सभी में वृद्धि देखने को मिलती है, और स्पिरिचुअल नॉलेज भी बढ़ता है, कर्म करने की क्षमता बढ़ती है, मेहनत करने की क्षमता बढ़ती है। तो किसी भी सिचुएशन में चंद्रमा अगर कमजोर हो तो भगवान शिव की उपासना करने से काफी ज्यादा लाभ होता है, और अगर बृहस्पति कमजोर हो तो फिर भगवान नारायण की उपासना करने से लाभ होता है। सूर्य अगर कमजोर हो या दिक्कत हो तो फिर गायत्री मंत्र का जप करने से या सीधे सूर्य भगवान के मंत्र का जप करने से फायदा होता है। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।